न्यूज आ रही है। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में उसके और फिलिस्तीन के बीच किसी भी वक्त भयानक जंग छिड़ने के आसार दिख रहे हैं। एक दिन पहले इजराइल की सेना ने वहां जिस तरह छापा मारकर 6 फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद मामला कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया। पूरी दुनिया को डर सता रहा है कि वेस्ट बैंक में आर या पार की लड़ाई शुरू हो सकती है, क्योंकि फिलिस्तीन के चरमपंथी अपने लोगों की मौत पर बदले की आग में जल रहे हैं। वहीं इजराइल भी अपने सैनिकों पर वार से आग बबूला है। यानी पिछले महीने इजराइल और गाजा के बीच 5 दिन तक चले युद्ध के बाद अब जंग का नया मैदान वेस्ट बैंक बन सकता है। हालांकि वेस्ट बैंक में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लड़ाई कोई नई बात नहीं है और बीते 1 साल से वहां तनाव बहुत ज्यादा भी है। मगर एक दिन पहले वहां इजराइल का वो एक्शन देखने को मिला जो बीते 20 साल में नहीं देखा गया। फिलिस्तीन के चरमपंथियों के जोरदार पलटवार पर इजराइल इतना ज्यादा भड़क गया कि उसने वेस्ट बैंक के ऊपर अपना एक अटैक हेलीकॉप्टर ही उड़ा दिया और एयर स्ट्राइक कर डाली। जिसके सामने आए वीडियो में वेस्ट बैंक के ऊपर इजराइल की सेना का हेलीकॉप्टर मंडराता नजर आया। खुद इजराइल की सेना ने अपने हवाई हमलों का वीडियो जारी किया, जिसमें उसका अपाचे हेलीकॉप्टर वेस्ट बैंक में जगह जगह बम फोड़ता नजर आया। 1967 की जंग में इजराइल ने वेस्ट बैंक को अपने कब्जे में ले लिया था और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के लोग बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं और पिछले साल से इजराइल पर फिलिस्तीनियों के हमले बढ़ गए हैं। इसलिए इजराइल हमलावरों की तलाश में वेस्ट बैंक में छापेमारी कर रहा है। एक रोज पहले भी वो 2 फिलिस्तीनियों की तलाश में वेस्ट बैंक में घुसा था, मगर इस बार इजराइल की सेना ने हेलीकॉप्टर ही मैदान में उतार दिया। और इजराइल को ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि उसकी सेना के वेस्ट बैंक में घुसते ही फिलिस्तीन के चरमपंथियों ने भयानक हमले शुरू कर दिए। उन्होंने इजराइल के जवानों से भरी एक बख्तरबंद गाड़ी को बम से उड़ा दिया, जिसका वीडियो खुद फिलिस्तीन के चरमपंथियों ने जारी किया। इजराइल की सेना की वो बख्तरबंद गाड़ी उसके जवानों को लेकर वेस्ट बैंक में घुसी थी, मगर फिलिस्तीन के चरमपंथियों ने उसे बम ब्लास्ट में उड़ा डाला। इस हमले में इजराइल के सैनिक बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें वेस्ट बैंक से निकालने के लिए इजराइल ने वहां अपना हेलीकॉप्टर भेज दिया। इजराइल की सेना ने फिलिस्तीन के लड़ाकों पर हवाई हमले किए और अपने सैनिकों को बचाया, जबकि इससे पहले तक इजराइल के जवान धुआंधार गोलियां बरसा रहे थे। वो खुद को बचाने में नहीं दिखे, बल्कि फिलिस्तीन के लोगों को पकड़ पकड़ कर मौत के घाट उतारते नजर आए, जिस पर गाजा पट्टी में रहने वाले फिलिस्तीनियों का भी पारा चढ़ गया और वो विरोध जताने के लिए इजराइल से लगने वाली सीमा पर पहुंच गए और वहां दर्जनों टायर फूंक डाले। फिलिस्तीनियों ने इतनी आग लगा दी कि वहां एकदम घुप स्याह धुएं की दीवार खड़ी हो गई। ऐसी मोटी दीवार की उस पार की तस्वीर ही दिखनी बंद हो गई। इस वजह से कुछ लोगों की तबीयत भी बिगड़ गई। खबर कवर करने पहुंचे मीडिया कर्मी तक हाँफते नजर आए। और माना जा रहा है कि वेस्ट बैंक की हिंसा के बाद इजराइल गाजा पट्टी में फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास पर सर्जिकल स्ट्राइक कर देगा, क्योंकि इजराइल के एक सांसद ने दावा किया कि वेस्ट बैंक की हिंसा के पीछे हमास का ही दिमाग है, जिसके इशारे पर वहां मौजूद फिलिस्तीन के चरमपंथियों ने इजराइल की सेना पर गोलियों से लेकर बम तक बरसा डाले। एक दिन पहले वेस्ट बैंक के जिस शहर में इजराइल की सेना ने 2 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा था, वहां हमास के साथ PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद जैसा चरमपंथी संगठन भी काफी एक्टिव है। मगर हमास के आगे PIJ कुछ भी नहीं। हमास बेहद ताकतवर है। इसलिए इजराइल के सांसद ने अपनी सरकार से गाजा में राज करने वाले हमास के नेताओं की हत्या करने और वेस्ट बैंक में चरमपंथियों को मौत के घाट उतारने के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाने की मांग कर डाली। मगर इजराइल के दुश्मन ईरान ने हमास और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद जैसे चरमपंथी संगठन की पीठ थपथपाकर उन्हें इजराइल पर इससे भी ज्यादा तगड़े हमले करने के लिए उकसाया। ईरान ने फिलिस्तीन के दोनों चरमपंथी संगठनों को बाकायदा अपने यहां बुलाया और उनके नेताओं से मुलाकात की, और वो भी ठीक उसी दिन जब वेस्ट बैंक में बरसों बाद सबसे भयानक जंग छिड़ी। फिलिस्तीन के चरमपंथियों से मिलकर ईरान ने इजराइल से लड़ने के लिए उनकी बहादुरी की तारीफों के पुल बांध दिए। खुद ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के चीफ से मिले। पिछले हफ्ते ईरान के सुप्रीम लीडर भी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के नेताओं से मिले थे। वहीं ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने हमास के नेता से मुलाकात की। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जमीन का विवाद है और इजराइल की बर्बादी के सपने देखने वाला ईरान फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। इसलिए वो इजराइल पर हमले करवाने के लिए फिलिस्तीन के लड़ाकों को फंडिंग से लेकर हथियार तक मुहैया करवाता है। इधर फिल्म आदिपुरुष को बैन करने के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी गई। फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों की संस्था ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन का आरोप है कि फिल्म आदिपुरुष से भगवान राम और भगवान हनुमान की छवि धूमिल हुई, इसलिए इसे तुरंत बैन किया जाए। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन का कहना है कि फिल्म आदिपुरुष में भगवान राम और रावण के किरदार को किसी वीडियो गेम के किरदार जैसा बना दिया गया। प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में गुजारिश की गई कि पूरे देश में फिल्म को बैन किया जाए और भविष्य में इसे कभी भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज न होने दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई इस चिट्ठी में आदिपुरुष फिल्म के निर्देशक ओम राउत, डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर और फिल्म के निर्माता के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की बात भी कही गई। 16 जून को फिल्म की रिलीज के बाद से ही देश भर में इसके डायलॉग पर आपत्ति जताते हुए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
इस बीच फिल्म आदिपुरुष पर चल रहे विवाद के बीच लेखक मनोज मुंतशिर ने रामानंद सागर की रामायण पर कुछ ऐसा बोल दिया कि बवाल और ज्यादा बढ़ गया। मनोज मुंतशिर ने ही फिल्म आदिपुरुष के डायलॉग लिखे हैं जिन पर देश भर में कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने फिल्म से उन डायलॉग को हटाने की बात कही जिन पर विवाद था, लेकिन इस विवाद के बीच मनोज मुंतशिर ने रामानंद सागर की रामायण को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया। कितने बच्चे हैं जो YouTube पे अपने खाली टाइम में लगा के रामानंद सागर जी की रामायण देखते हैं? आप पाएंगे शून्य। रामानंद सागर की रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने लेखक मनोज मुंतशिर को दो टूक जवाब दिया। हिंदू धर्म की आस्था, उसके साथ में इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकते और खिलवाड़ करना गलत है। फिल्म रिलीज के बाद से ही सोशल मीडिया पर उसके डायलॉग पर आपत्ति जताई जा रही है। कई शहरों में तो थिएटरों में बवाल हो चुका है। इधर दिल्ली के नजदीक यूपी के नोएडा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां सेक्टर 75 के स्पेक्ट्रम मॉल में मौजूद एक रेस्टोरेंट के कर्मचारी और वहां खाना खाने आए एक परिवार के लोग सर्विस चार्ज पर भिड़ गए। मारपीट के दौरान कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें उस रेस्टोरेंट के अंदर दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर लातों और घूंसों की बारिश करते नजर आए। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी रेस्टोरेंट में जमकर मारपीट होती रही। ये पूरा बवाल तब शुरू हुआ जब नोएडा में सेक्टर 75 के स्पेक्ट्रम मॉल में मौजूद ड्यूटी फ्री नाम के रेस्टोरेंट में एक परिवार खाना खाने पहुंचा। पुलिस के मुताबिक बात तब बिगड़ गई जब रेस्टोरेंट ने खाने के बिल में सर्विस चार्ज जोड़ दिया, लेकिन वो परिवार किसी भी कीमत पर सर्विस चार्ज देने के लिए तैयार नहीं था, जिस पर पहले तो उनकी रेस्टोरेंट कर्मचारियों से बहस हुई जो बाद में मारपीट में बदल गई। इस घटना के बाद दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस में केस दर्ज कराया गया। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ईरानी ड्रोन से भीषण हमले कर दिए। दावा किया गया कि वहां रात के वक्त कई घंटों तक रूस की ओर से एक के बाद एक कई आत्मघाती ड्रोन लॉन्च किए गए, जिसकी वजह से कीव में दहशत फैल गई और वहां रात भर सायरन बजते रहे। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूस ने कीव पर 2 हफ्ते में यह दूसरी बार ईरान से मिले शाहिद 136 ड्रोन से हमले किए, जिसमें 3 घंटे के अंदर कीव की ओर 30 ड्रोन छोड़े गए। लेकिन रूस के इन हमलों को लेकर यूक्रेन की सेना पहले ही अलर्ट थी। दावा किया गया कि कीव की सरहद में घुसते ही यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए और 30 में 28 ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया गया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि खैरसॉन के रिहायशी इलाकों में भी पुतिन की फौज ने भीषण हवाई हमले कर दिए। बताया गया कि रूसी सेना ने कई रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया और तोप से ऐसे भीषण हमले किए कि खैरसॉन के लोग दहशत में आ गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूसी सेना ने एक दिन में ही खैरसॉन के अलग अलग हिस्सों में करीब 57 धमाके किए। आरोप है कि रूस के हमले में एक आदमी की मौत हो गई जबकि कुछ इमारतें बर्बाद हो गई। खैरसॉन यूक्रेन का वही इलाका है जिसके ज्यादातर हिस्सों पर रूस ने कब्जा करने का दावा किया था, लेकिन बाद में खैरसॉन धीरे धीरे पुतिन की सेना के हाथ से फिसलता चला गया। लेकिन अब बताया गया कि रूस किसी भी सूरत में खैरसॉन को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है और इसीलिए उसने हमले तेज कर दिए। उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस के ताबड़तोड़ हवाई हमलों से निपटने के लिए यूक्रेन अपनी एयर स्पेस में सुरक्षा की 3 लेयर बनाएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमले तेज कर दिए, जिनमें यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। दावा किया गया कि इसीलिए यूक्रेन ने रूस के हवाई हमलों से निपटने की तैयारी कर ली। रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन की सेना अपने एयर डिफेंस सिस्टम को 3 अलग अलग लेयर में तैनात करेगी, जिसमें 5 किलोमीटर तक के टारगेट पर हमले के लिए एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया जाएगा, जबकि लंबी दूरी के टारगेट को पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से तबाह किया जाएगा। वहीं रूस के लड़ाकू विमानों से निपटने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम की तैनाती की जाएगी। इधर रूस ने दावा कर दिया कि यूक्रेन क्राइमिया पर हाई मार्स और स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमले की तैयारी कर रहा है। क्राइमिया पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था और तब से लेकर अब तक क्राइमिया रूस के पास है। लेकिन अब रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने दावा कर दिया कि यूक्रेन क्राइमिया पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इसके लिए रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने अमेरिका और ब्रिटेन को भी चेतावनी दे डाली। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर जेलेंस्की की फौज लंबी दूरी तक मार करने वाले हाई मार्स और स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमले करती है तो इसके लिए सीधे तौर पर अमेरिका और ब्रिटेन जिम्मेदार होंगे। सर्गेई शोइगु ने यह भी कह दिया कि अगर ऐसा हुआ तो रूस ये मान लेगा कि इस जंग में अमेरिका और ब्रिटेन सीधे तौर पर शामिल हैं और रूस जवाबी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा।